सबसे पहले बुक का नाम है द्रव स्थिति विज्ञान, द्रव स्थिति विज्ञान यानी हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो हाइड्रो यानी हाइड्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी के बारे में बात करते हैं। देखो इसके शब्द में ही लिखा हुआ है द्रव स्थिति विज्ञान, यानी हमें द्रव की स्थिति के बारे में पता करना है कि द्रव की स्थिति कैसी रहेगी, कि अपन किसी बॉडी के अंदर पानी भर रहे हैं, तेल भर रहे हैं, कोई भी तरल भर रहे हैं, तरल को भरने के बाद क्या होगा, उस द्रव की स्थिति क्या रहेगी, उसकी सेंटर ऑफ प्रेशर दाब के अंदर की बात कर सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व के अंदर की बात कर सकता है। तो इनके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, जानकारी निकालनी पड़ेगी। हमसे कौन पूछ सकता है कि क्या कौन बनेगा, मतलब दो तरलों को मिलाने के बाद उनके बीच में कौन क्या बनेगा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो द्रव स्थिति विज्ञान है, द्रव स्थिति विज्ञान ये एक्चुअली क्या है, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स। क्या नाम है, मैकेनिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की एक शाखा है, यानी हम इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करेंगे वो एक शाखा के रूप में बनी हुई है, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स इसके बारे में बताती है। ठीक है, तो अपन इसमें सबसे पहले थोड़ा सा कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो पहला शब्द है अपना, यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे। एक शब्द आएगा अपना उभयकारी, उभयनिष्ठ, या उसको बोलते उभयकारी भी कहीं प्रयोग करते हैं, उभयनिष्ठ, या उसको बोलते हैं पृथककारी पिष्ठ। कुछ शब्दों के बारे में अपन बात करते हैं, उभयनिष्ठ या पृथककारी पिष्ठ। देखिए उभयनिष्ठ या पृथककारी पिष्ठ से क्या तात्पर्य रहता है, उभयनिष्ठ या पृथककारी पिष्ठ से तात्पर्य होता है कि जब अपन एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं गिलास के अंदर क्या भर रहा हूँ, पानी और तेल को भर रहा हूँ, ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, पानी नीचे रहता है और तेल क्या रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, और उनके बीच में एक हल्की सी परत होती है, यानी वो दोनों मिक्स नहीं होते, मिक्स का मतलब मिश्रित नहीं होते, और उन दोनों के बीच में बिल्कुल बारीक सी परत होती है। तो वो जो परत बनती है ना, उस परत को कहा जाता है मुख्य रूप से क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ या पृथककारी पिष्ठ। अब देखो अपन ने देखा कि जब उस गिलास के अंदर पानी और तेल भरा तो पानी नीचे रहा, तेल नीचे क्यों नहीं रहा, तो उसका रीजन होता है उसकी डेंसिटी यानी घनत्व। क्या होता है, जिसको अपन लिखते हैं सामान्य रूप से तो उसको डी से लिखा जाता है, डी यानी डेंसिटी, और जिसको बोलते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब उस तरल की या उस तरल की थिकनेस, थिकनेस का मतलब जैसे अपन देखते हैं कि कोई वस्तु जब अपन हाथ में लेके ऐसे देखते हैं तो वो ज्यादा चिपचिपी होती है, थिकनेस का मतलब उसकी परतों के बीच जो दूरी है वो बहुत कम रहेगी। तो क्या होता है, उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, डेंसिटी। देखिए यहाँ पे अपन इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे कि डेंसिटी, किसी द्रव की डेंसिटी अलग दे रखी है, वो कितना एरिया घेरता है, कितना एरिया नहीं घेरता है, कितना कोण बनाता है, पृथककारी पिष्ठ क्या बनेगी, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मैं टॉपिक चालू कर रहा हूं कि तरल का घनत्व क्या होता है। पहला टॉपिक है तरल घनत्व। देखिए तरल घनों का मतलब होता है, अपन जानते हैं रो बराबर m अपॉन v। m होता है यहाँ पे मास और v होता है वॉल्यूम, की वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। कि हमने नॉर्मली अपन पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह में कि d बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन के बराबर। यहाँ पे अपन जो डेंसिटी होती है द्रव की, उसकी डेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है रो। सामान्य रूप से उसको किससे डिफाइन करते हैं, रो से डिफाइन करते हैं, और रो ही अपना क्या होता है, उसकी डेंसिटी को डिफाइन करता है। तो यहाँ से जो अपना रो बनेगा वो मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा। तो अब यहाँ से देखो हमें निकालना है द्रव का वेट, द्रव का
भार। तो ध्रुव का भार निकालने का जो तरीका होता है, हम जानते हैं कि वेट बराबर क्या होता है, mg, w बराबर mg, मास इंटू ग्रेविटी, ये होता है। तो यहां से देखो जो ध्रुव का जो भार, ध्रुव का जो भार रहेगा ना w, m इंटू जी से रूप में लिखते हैं। यहां से अपने क्या निकलेगा, w बराबर यहां से क्या बन जाएगा, m बराबर अपना बन जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। क्या बन जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो m बराबर क्या हो गया, रो इंटू वॉल्यूम, तो रो जी और वॉल्यूम। तो अपने को क्या है, किसी भी द्रव का भार निकालना हो, क्या निकालना हो, भार। तो भार निकालने का तरीका होता है W बराबर रो जी इंटू वॉल्यूम, जहां रो तुम्हारे क्या होगा, रो हो जाएगा तुम्हारी डेंसिटी, रो हो जाएगा डेंसिटी, जी हो जाएगा ग्रेविटी, और वी हो जाएगा उसका वॉल्यूम। और हमारे यहाँ पे वॉल्यूम से अर्थ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग रहेगा। वॉल्यूम से अर्थ ये रहेगा कि वॉल्यूम का मतलब जैसे देखो कहीं पे तो अपन आकृति दे रखी होगी, उसके वॉल्यूम के रूप में लेंगे, यानी जैसे एक त्रिभुज के अंदर जल भरा हुआ है तो हमें त्रिभुज की आकृति के बारे में पता होगा। दूसरी बात, अगर वो क्या करे, त्रिभुज के अंदर ना भर गए एक अनाकृति, यानी जिसके बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान नहीं हो, उसमें भरे, तो हम क्या करते हैं, उसके हाइट के ऊपर बात करेंगे कि भाई वो जल कितनी हाइट में भरा हुआ है। किसी न किसी आकृति में तो भरेगा और किसी न किसी बिंदु तक तो भरेगा ही भरेगा। तो उन बिंदुओं के ऊपर अपन लंब खींच के उसकी हाइट के बारे में पता करेंगे, और हाइट के बारे में पता करने के बाद क्या करेंगे, अपन उसका वॉल्यूम के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा। फिर देखो यहाँ पे दो शब्द चलेंगे, एक होगा अपना द्रवों के भी प्रकार होते हैं। द्रव के प्रकार कैसे होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। द्रव वैसे दो प्रकार के होते हैं जिनको बोलते हैं होमोजीनियस फ्लूइड और नॉन होमोजीनियस फ्लूइड, यानी हिंदी में बोलते हैं सममांगी द्रव और एक होता है विषमांगी द्रव, एक होगा विषमांगी द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस फ्लूइड एंड नॉन होमोजीनियस फ्लूइड। अर्थात होमोजीनियस फ्लूइड और नॉन होमोजीनियस फ्लूइड। देखो होता क्या है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस फ्लूइड, देखो हमने देखा कि डेंसिटी के बारे में बात की। अगर अपन किसी वस्तु या किसी आकृति के अंदर कुछ जल भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, जल भर रहे हैं, और उस जल का पूरी आकृति के अंदर क्या हो रहा है, डेंसिटी का मान कांस्टेंट समान है, यानी मैं उसके अंदर से कहीं से भी किसी भी पार्ट में से जल निकाल रहा हूं और उसकी डेंसिटी को मैं नाप रहा हूं, तो डेंसिटी का मान क्या हो जाए, समान है, यानी उस पूरी आकृति के अंदर क्या हो जाए, उसकी डेंसिटी का मान समान है। ऐसा मान सकते हैं कि अगर रो का मान क्या हो जाए, कांस्टेंट, रो का मतलब यदि उसके घनत्व का मान क्या हो जाए, घनत्व का मान क्या हो जाए, कांस्टेंट यानी अचर, क्या हो जाए, यदि उसके घनत्व का मान अचर हो जाए, तो इस प्रकार का जो तुम्हारा फ्लूइड होता है, इस प्रकार के फ्लूइड को क्या कहते हैं, इस प्रकार के फ्लूइड को कहते हैं सममांगी द्रव। क्या कहते हैं, सममांगी द्रव, यानी किसी तरल में किसी तरल की घनत्व, किसी तरल का घनत्व या किसी तरल की डेंसिटी का मान क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सममांगी द्रव, या उसको बोलते हैं होमोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं, सममांगी द्रव। क्या कहलाता है, सममांगी द्रव कहलाता है। फिर उसके बाद आती है विषमांगी द्रव। विषमांगी द्रव का मतलब देखिए, यानी नॉन होमोजीनियस लिक्विड। नॉन होमोजीनियस लिक्विड का मतलब है कि यदि किसी द्रव को मैं किसी आकृति या किसी अपने जो आकृति दी हुई होगी उसमें भर रहे हैं, तो भरने के बाद क्या होगा कि अगर उसकी जो डेंसिटी का मान है ना, उसकी डेंसिटी का मान क्या हो जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, क्या हो जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं, विषमांगी द्रव कहते हैं। और दूसरी परिभाषा में यदि रो का मान यानी उसकी डेंसिटी का मान अचर नहीं हो, यानी कांस्टेंट नहीं होता, यदि किसी तरल की घनत्व का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, विषमांगी द्रव। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो, जैसे मैंने एक त्रिभुजाकार आकृति ली, क्या हो गई, एक त्रिभुजाकार आकृति, तो इस त्रिभुजाकार आकृति में उसने बोल दिया कि उसके मध्य बिंदु ले लिए, 1, 2 और 3 इसके मध्य बिंदु।
और ये त्रिभुज आकृति ए बी और सी। उसने बोल दिया कि इसके मध्य बिंदु डी ई और एफ इसके मध्य बिंदु। उसने बोला कि जो डी से ई तक है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो रो ही रहती है। क्या हो गई? रो हो गई। लेकिन जैसे ई से सी जाता है, इसकी डेंसिटी का मान 2 रो हो जाता है। कितना हो गया? 2 रो हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही एफ से ई गया तो इसका डेंसिटी का मान रो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ध्रुव तो एक ही था। कैसा था? ध्रुव तो एक था, लेकिन अलग अलग बिंदुओं के मध्य या अलग अलग जगह पर वो क्या कर रहा है? अलग अलग प्रकार के घनत्व की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के ध्रुव को क्या कहते हैं? विषमांगी ध्रुव कहते हैं। और जैसे बाकी अन्य रूप में देखें, अपने को एक सिलेंडर दे रखा हो, अगर अपने को सिलेंडर दे रखा हो, ये सिलेंडर के अंदर क्या हो? सिलेंडर के अगर कोई द्रव भरा हुआ है, ये लो कोई द्रव भरा, अगर इस द्रव का जो भी द्रव जो सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है, इस द्रव का मान, द्रव की डेंसिटी का मान कांस्टेंट हो जाए, यानी रो का मान अगर कांस्टेंट हो गया, यानी यहां से मैं किसी भी भाग में लूं, चाहे मैं इसका अर्ध भाग लूं, ये अर्ध भाग हो गया, या इसके आधार में लूं, ये आधार में ले रहा हूं, कहीं पे भी डेंसिटी की बात करूंगा, अगर उसकी डेंसिटी का मान कांस्टेंट हो जाएगा तो इस प्रकार के द्रव को क्या कहते हैं? सममांगी द्रव कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो द्रव की बात की अपने, द्रव के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बात की। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है, और उस टॉपिक का नाम है अपना तरल का विशिष्ट घनत्व। तरल का विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड। देखो होता क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एस डिफाइंड बाय तरल के इकाई आयतन का भार अपॉन मानक तरल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इकाई आयतन पर भार, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एस बराबर 1 इंटू रो इंटू जी अपॉन 1 इंटू रो डैश इंटू जी बराबर रो अपॉन रो स्टार। तो रो बराबर एस रो स्टार। देखो यहाँ पे एक बात चल रही है विशिष्ट घनत्व की, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड। देखो होता क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड होता यूं है कि यदि कोई तरल दे रखा है, उस तरल का जो इकाई आयतन का भार है, क्या है, उस तरल का जो इकाई आयतन का भार है, उस भार का जो मानक तरल है, मानक तरल के रूप में सामान्य रूप से नहीं, हर बार तरल जल को लिया जाता है, पानी को लिया जाता है, तो मानक तरल को क्या जो भी उसका इकाई का भार नापा जाता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नापा जाता है। किसके ऊपर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो मानक तरल है पानी, तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करने का तरीका होता है तरल के इकाई आयतन का भार अपॉन मानक तरल का इकाई का आयतन का भार। ठीक है। तो हमें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करनी है तो जो तरल दे रखा होगा उस तरल के इकाई आयतन का क्या हो जाए, उसका भार, इकाई आयतन का भार निकाल लेंगे अपन। उस इकाई आयतन के भार के ऊपर देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे बात की गई इकाई आयतन का भार, तो वॉल्यूम तो 1 हो जाएगा अपना। अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, भार बराबर होता है V इंटू रो इंटू जी। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1। रो हो जाएगी इस जो तरल अपन लेके चल रहे हैं, यानी जो तरल अपने को क्वेश्चन में दे रखा उसकी डेंसिटी हो जाएगी, जी हो जाएगी ग्रेविटी। ठीक है। नीचे 1 इंटू इसका भी क्या दे रखा है, इकाई आयतन का भार, इकाई आयतन पर भार या इकाई आयतन का भार,
तो भाई इसका भी आयतन क्या हो गया 1। रो स्टार यहाँ पे डिफाइन करती है जो मानक तरल है उस मानक तरल की डेंसिटी को, जो हमेशा लगभग बराबर ही रहती है। तो रो स्टार अपॉन जी, यहाँ से जी से जी गया तो एस बराबर क्या बन जाएगा रो अपॉन रो स्टार। तो रो बराबर क्या बन गया, रो बराबर हो गया तुम्हारे एस रो स्टार। तो किसी वस्तु के किसी भी तरल का अगर अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती है तो वो होता है एस यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो स्टार, यानी मानक तरल जल की जो डेंसिटी रहती है उसका मल्टीप्लिकेशन ही तुम्हारे क्या कहलाता है, तुम्हारे कहलाता है विशिष्ट घनत्व। देखो जल का जो विशिष्ट घनत्व होता है ना, जल का जो विशिष्ट घनत्व होता है उसको निकालने का जो तरीका होता है, जल का जो विशिष्ट घनत्व होता है एस बराबर रो स्टार अपॉन रो बराबर 1। एस बराबर क्या हो जाएगा रो स्टार अपॉन रो। तो यहां से अपन ने काफी चीजें डिस्कस की हैं और एक बार वापस अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने एक चीज पढ़ी है, पहली चीज ये पढ़ी है कि जो हाइड्रोस्टैटिक्स है ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, मैकेनिक्स उसकी ब्रांच है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे अपने पढ़ी है कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से अगर किसी फ्लूइड का बाहर निकालना है तो W बराबर रो जी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तीसरी चीज पढ़ी अपन ने सममांगी और विषमांगी द्रव। सममांगी द्रव का मतलब होता है यदि किसी द्रव की डेंसिटी का मान कांस्टेंट हो जाए यानी रो बराबर कांस्टेंट हो जाए तो उसको सममांगी द्रव कहते हैं, और अगर रो का मान कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं विषमांगी द्रव कहते हैं, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड निकालने का तरीका होता है जो हमें तरल दे रखा है उस तरल के इकाई आयतन का भार अपॉन मानक तरल के रूप में पानी को लिया जाता है, पानी के इकाई आयतन का भार, उन दोनों का जो अनुपात आता है वही तुम्हारे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। देखिए मैं एक और एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पे अपन बहुत सारे डायग्राम लेंगे, जैसे मैं एक सर्कल के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए अपने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, एक समान नली होगी, एक समान त्रिभुज होगा, बहुत सारी आकृतियां बनी। लेकिन देखो हमेशा जब अपन इसके अंदर फ्लूइड भरेंगे ना, जैसे इसको मैं यहाँ से फ्लूइड भर रहा हूँ, इसमें पूरा फ्लूइड भर रहा हूँ, फ्लूइड का मतलब तरल भर दिया, ये मैंने इसमें तरल भर दिया। तो तरल भरने के बाद जो ये बिंदु इन दोनों के बीच ये कॉमन बिंदु होगा, यानी यही पॉइंट हम गिनेंगे। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग है, नहीं, ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे। क्या होंगे, फ्लूइड की वजह से वो जगह क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, और कवर होने के बाद वो पूरा क्या कहलाएगा, संपूर्ण एक बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपन आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके बारे में बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में और डिस्कशन करेंगे।